नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। उत्तराखंड के चमोली में बड़ा हादसा हुआ है। चमोली नंदा देवी नेशनल पार्क में कोर जोन में स्थित एक ग्लेशियर टूटने की वजह से रैणी गांव के पास ऋषिगंगा तपोवन हाइड्रो प्रोजेक्ट का बांध टूट चुका है। हादसे में इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे कई मजदूरों के अलावा कई घर बह गए। इस बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ट्वीट कर लोगों से अफवाहों से बचने की सलाह भी दी है। इस बीच सवाल यह उठता है कि इस हादसे में हमने क्या कुछ सीखा है, क्योंकि केदारनाथ आपदा एक सबक की तरह थी। यह सच है कि कुदरत के कहर पर कोई रोक नहीं लगा सकता, लेकिन फिर भी सतर्कता बहुत जरूरी है। आज इसी को लेकर हमारी चर्चा होगी। इसी पर आज हम अपने तमाम वरिष्ठ लोगों से बातचीत करेंगे, उनसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये आपदा एक सबक के तौर पर सभी को कुछ ना कुछ सिखाकर जाएगी। क्योंकि जिस तरह से ये आपदा अचानक आई, कोई भी इसके लिए तैयार नहीं था। किसी को भी एक सेकंड पहले मालूम नहीं था कि क्या बड़ा घटने वाला है। अचानक ग्लेशियर टूटता है और जो हाइड्रो प्रोजेक्ट का बांध था वो बांध टूटा और उसके बाद पानी का सैलाब हर कुछ अपने में समेटने को आमादा हो गया। ये तस्वीरें उसी की बानगी है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से पानी के इस सैलाब ने जो भी रास्ते में आया उसको अपने साथ में ही समेट कर आगे बढ़ चलना ठीक समझा। और उसके बाद लगातार जिस तरह से प्रशासनिक टीमें वहां पर रवाना की गई, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के तमाम दौरे थे आज, उनको तुरंत रद्द किया गया तत्काल प्रभाव से। और मुख्यमंत्री ने सबसे पहला काम यही किया कि लोगों से अपील की कि जो पुराने वीडियोज हैं जो कि 2013 की आपदा से संबंधित हो सकते हैं उनको शेयर मत कीजिए, क्योंकि इससे लोग पैनिक हो जाएंगे और जो प्रशासन की टीम लगातार मदद कर सकती है उसमें भी रुकावट आएगी। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से लोग आसपास मौजूद थे। जब ये बड़ा पानी का सैलाब अचानक उनको नजदीक में महसूस हुआ, सभी ने भागो भागो चिल्लाते हुए अपनी जान बचानी वहां से ठीक समझी। इसी में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी बिल्कुल साफ किया है कि लोगों को सबसे पहले अपनी जान बचानी चाहिए। जो भी इलाके हैं उनको इवैक्यूएट किया जा रहा है और बहुत ही तेजी के साथ राहत बचाव कार्य भी हो रहा है। खतरनाक आ रही, पहले मैंने सोचा इधर कुछ ब्लास्ट हो रहा है कुछ। तो चमोली जिले में रविवार को ग्लेशियर टूट गया। इसके बाद धौलीगंगा नदी में जल स्तर अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गया। उत्तराखंड के मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने बताया कि आपदा में 100 से 150 लोगों के मारे जाने की आशंका है। चमोली के तपोवन इलाके में स्थित एनटीपीसी के प्लांट से 3 शव भी मिले हैं। यही ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट को काफी नुकसान भी पहुंचा चुका है। यहां काम करने वाले कई मजदूर लापता हैं। नदी के किनारे बसे कई घर पानी में बह गए। आसपास के गांवों को खाली कराया जा रहा है। ऋषिगंगा के अलावा एनटीपीसी के भी एक प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचा है। तपोवन बैराज, श्रीनगर डैम और ऋषिकेश डैम भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। आईटीबीपी, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की कई टीमें घटनास्थल पर हैं। रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि वो लगातार उत्तराखंड के हालात पर नजर बनाए हुए हैं। साथ ही एनडीआरएफ के आला अधिकारियों से भी समय समय पर बातचीत कर रहे हैं। एनडीआरएफ की कुछ टीमें देहरादून से जोशीमठ भेजी गई हैं और दिल्ली से भी एयरलिफ्ट करके कुछ टीमें देहरादून भेजी जा रही हैं। उत्तराखंड पुलिस के मुताबिक श्रीनगर, ऋषिकेश और हरिद्वार में पानी का स्तर खतरे के निशान से ऊपर जा सकता है। इसको लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से फोन में बात भी की है। वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि नंदप्रयाग से आगे अलकनंदा नदी का बहाव सामान्य है। उन्होंने जनता से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। वो खुद चमोली पहुंच चुके हैं और उत्तर प्रदेश में भी हाई अलर्ट लगातार जारी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंगा किनारे बसे सभी जिलों में नदी के जलस्तर पर नजर बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट को भी इस आपदा में काफी नुकसान पहुंचा है। सरकार ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। आपको बता दें कि 1905, 1070, 1070 और 9557444486 ये तमाम नंबर जारी किए गए हैं कि आप इसमें सीधे फोन कर सकते हैं और अपने परिजनों की कुशल क्षेम के बारे में जानकारी ले सकते हैं और वहां पर क्या हालात है इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही अगर आप आसपास कहीं पर फंसे हुए हैं तो इसकी जानकारी भी आप प्रशासनिक अधिकारियों को इन नंबर्स के जरिए दे सकते हैं। आपको एक बार नंबर फिर से रिपीट कर देते हैं। हेल्पलाइन नंबर है 1905 और इसके अलावा 1070 और साथ ही 9557444486 ये तमाम नंबर सरकार ने जारी किए हैं। और सरकार ने अपील की है कि इस घटना के बारे में पुराने वीडियो सर्कुलेट मत कीजिए। हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि लगातार किस तरह से पानी प्रचंड स्वरूप में आगे बढ़ा और उसके बाद वो डैम को क्षतिग्रस्त करता हुआ आगे बढ़ता चला गया। हालांकि मुख्यमंत्री ने साफ किया है कि अलकनंदा नदी पर जब ये जलस्तर जाएगा वहां पानी का बहाव सामान्य है और
प्राइम न्यूज से डीआईजी एसडीआरएफ रिद्धिमा अग्रवाल ने भी बात की थी। उन्होंने भी बिल्कुल साफ किया था कि पानी का बहाव धीरे धीरे सामान्य हो जाएगा, घबराने की बात नहीं। लेकिन सबसे बड़ी जो चीज है वो पैनिक नहीं होना है, हमको प्रशासन का पूरा सहयोग करना है। और आज इसी पर हम अपने मेहमानों से बातचीत करेंगे, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि इस जल प्रलय से हम क्या कुछ सीख सकते हैं, इसमें किस तरह की तैयारियां होनी चाहिए, किस तरह की तैयारियां हैं, और आगे भविष्य के लिए हम क्या बड़ा सबक आज सीख सकते हैं। आगे आने वाले भविष्य में हमारी तैयारियां किस स्तर की होनी चाहिए, इस पर भी आज हम बात करेंगे। और साथ ही सरकारी मशीनरी का इसमें क्या बेहतर इस्तेमाल हो सकता है, इस पर भी आज हम समझने की उनसे कोशिश करेंगे। ये किसी तरह की बहस नहीं होगी, बस विमर्श किया जाएगा। और विमर्श में आज हम उस तह तक जाने की कोशिश करेंगे कि देखिए, प्राकृतिक आपदा किसी के भी हाथ में नहीं होती है। इसमें कोई सरकार या किसी भी प्रकार के सिस्टम का हाथ नहीं हो सकता है, क्योंकि प्राकृतिक आपदा एक कहर बनकर किसी भी प्रदेश या देश के किसी आंतरिक भाग में टूटती है। तो इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। एक बार आपको उनसे रूबरू करा देते हैं। हमारे साथ पीयूष पंत हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। और हमारे साथ सीएम पपनय हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ क्रांति भट्ट होंगे, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। और रिटायर्ड कर्नल शैलेंद्र सिंह डिफेंस सलाहकार के रूप में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका प्राइम न्यूज पर। सबसे पहले पीयूष पंत जी, मैं आपके पास आऊंगा, ये समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, प्राकृतिक आपदा में किसी का जोर नहीं चल सकता है। सबसे ज्यादा जो मायने रखता है वो ये रखता है कि हमारी तैयारी क्या है और आगे आने वाले भविष्य में हम किस तरह की तैयारियां कर सकते हैं। आज इस जल प्रलय को आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, देखिए, ये एक निश्चित रूप से एक प्राकृतिक ही आपदा है, जिसको कह सकते हैं कि प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ हो रही है लगातार, वो जो एक ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और क्लाइमेट चेंज उसके तहत जो हो रहा है, इसी का परिणाम है ये। जिस तरह से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और बड़ी तेजी से पिघल रहे हैं, उसकी वजह से ये जो है, जो ग्लेशियर लेक बन जाती है, वो जब फटती है तो इस तरह की जो हम देखते हैं कि आपदा आती है और लगातार पानी का एकदम बहाव एकदम से फूटता है और वो सब नदियों को जो है उसमें पानी बहुत भर जाता है और आसपास की जो है तबाही मचा के आगे बढ़ता चला जाता है। तो ये वही है, ग्लेशियर का फटना है। ग्लेशियर और ग्लेशियर के फटने के लिए बहुत से कारण है। उसका एस्पेक्ट भी होता है, इसमें जो है कि जब मौसम में बदलाव होता है, अभी देखिए अभी इसी साल बहुत जो है हिमालय में बहुत ज्यादा पानी बरसा है, बहुत भयंकर बरसात हुई है, जिसमें कि हमने पिछले 2 साल में देख रहे हैं बहुत ज्यादा पानी बरस रहा है वहाँ। और वहाँ के सॉफ्ट जो है कि वो पहाड़ है वहाँ पे, तो उसकी वजह से भी। और दूसरा जो ग्लेशियर्स में जिस तरह से वहाँ पे एक हमने देखा है कि जो मौसम बदल रहा है लगातार, तापमान बदल रहा है, उससे बहुत तेजी से पिघल रहे हैं। जो तमाम अध्ययन हुए हैं वो बता रहे हैं कि जो गति है ग्लेशियर से पिघलने की, वो पिछले कुछ सालों में तेजी से बढ़ी है। इस सब पे चलते ही जो है इस तरह की आपदाएं हम देख रहे हैं लगातार जो है वो हो रही हैं। और जहां तक है तो इससे बचने का ही एक संभव हमारे हाथ में तो सिर्फ बचना है, क्योंकि ये तो प्रकृति का ही एक, प्रकृति से हमने छेड़छाड़ करी है, उसका दुष्परिणाम है। लेकिन हमारे हाथ, हम इसको रोक नहीं सकते। हम इतना कर सकते हैं कि किस तरह से बचा जाए, जान माल की हानि कम से कम हो, इस पे हमें ध्यान देना होगा। और वार्निंग सिस्टम जो अपना है, इसे रिमोट के थ्रू, जो एक रिमोट सिस्टम होता है, वहां से जो है हम वहाँ के डेवलपमेंट क्या क्या हो रहे हैं, अब ग्लेशियर्स की क्या स्थिति, ग्लेशियर टूट के गिर रहा है, जो लेक बनी हुई है उसकी क्या स्थिति है, इस सब की मॉनिटरिंग लगातार अगर हम करते रहेंगे तो निश्चित रूप से जो है हम एक वार्निंग सिस्टम जो है अपना डेवलप कर सकते हैं। और इस तरह की जो भी आपदा आती है एकदम से, उसके प्रति हम जो है थोड़ा सजग होके, जो जान माल का है उसका कम से कम नुकसान जो है को हो सकता है, हम बहुत बचा सकते हैं जी। दूसरा बात, जो कंस्ट्रक्शन भी मैं कहना चाहूंगा, पहाड़ों में जिस तरह से कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है, वो कहीं न कहीं जो है जिम्मेदार है इसके लिए भी। वहाँ की इकोलॉजी को बदल रहा है पूरा पहाड़ों की। और उसके अलावा वहाँ पे जो है जी, ठीक है। हमारे साथ रमेश पोखरियाल निशंक जी जुड़े हुए हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर प्राइम न्यूज पर। जी, बहुत ही विकट परिस्थिति है इस समय पूरे प्रदेश के सामने और देश के सामने भी। क्या संदेश आप प्राइम न्यूज के माध्यम से पूरे देश को देना चाहेंगे इस वक्त? आप वहाँ भी बहुत कठिनाई तो रहती है। 2013 की भी आपदा, जो केदारनाथ की बहुत बड़ी उत्सर्दी की सबसे बड़ी त्रासदी थी,
उससे पहले 2010 में भी आपदा आई थी। 2010 में तो स्वयं मैं मुख्यमंत्री भी था यहाँ पर। तो ये जो प्राकृतिक आपदाएं हैं इस समय, तो ये पूरा का पूरा जो ग्लेशियर टूटा है, वो ऋषिगंगा पर जो हमारा एक पावर प्रोजेक्ट था उसको तहस नहस करते हुए वो केवल 13.5 मेगावाट का था। लेकिन वो बड़ा जो धौली गंगा पर जो तपो वन विष्णु घाट 520 मेगावाट का है, इस पर आकर के जो ये टूटा है उसके कारण ये और ज्यादा परेशानी हुई है। और ऐसा लगता है कि इसकी जो 2 टनल पर एक 2.5 किलोमीटर की जो टनल है उसके अंदर काफी अभी हमारे मजदूर हैं और उनको दोनों तरफ से क्योंकि बंद है, तो ये तो वो बड़ी चुनौती है। और पहले टनल में 16 लोगों के तो अभी सुरक्षित होने की है, लेकिन उनको भी किसी तरीके से वहां से निकालना है जी। तो अभी एनडीआरएफ की टीमें हो गई। गृह मंत्री जी लगातार मार्गदर्शन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को उनका आशीर्वाद मिल रहा है लगातार। मैं आभारी हूँ कि प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी लगातार जो है यहाँ देख रहे हैं और मार्गदर्शन भी कर रहे हैं। आईटीबीपी के जवान हमारे वहाँ पहुँच चुके हैं, सेना के जवान भी पहुँचे हुए हैं, जबकि एनडीआरएफ की हमारी टीमें और अतिरिक्त टीमें भी गृह मंत्री जी के निर्देश पर यहाँ पहुँच गई हैं। और अभी हमारे सामने चुनौती ये कि जो लोग बचे हुए हैं कैसे बचाया जाए और आगे नुकसान ना हो। इसलिए ये जो अलकनंदा के तट पर उधर जोशीमठ से लेकर कर्णप्रयाग, गोचर, रुद्रप्रयाग, श्रीनगर, कीर्तिनगर, यहाँ के ऋषिकेश सभी अलर्ट किया है और उसको कोई आगे क्षति न हो सके, ये हमारी कोशिश है जी। रमेश जी, ये बहुत अच्छी आपने यहाँ पर खबर सुनाई हमारे दर्शकों को कि पूरी तरह से प्रशासन वहाँ पर मुस्तैद है और सुरक्षा के लिए हर तरह से तैयार है भारत सरकार। एक अंतिम प्रश्न मैं आपसे यहाँ पर ये पूछना चाहूँगा। देखिए, ये आपदाएं इसलिए भी कई बार आती हैं क्योंकि ग्रीन हाउस गैसों को लेकर जो हमारी संधियाँ हैं, जो हमारे करार हैं, और आप एक शिक्षाविद हैं, आप इस बात को मुझसे ज़्यादा बेहतर अच्छे तरीके से आप समझते हैं। ग्रीन हाउस गैसों को लेकर हमको बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। देखिए, ये नीतिगत विषय है और बहुत सारे विचार करने की तो जरूरत है, बहुत सारी चीजों पर होंगी, लेकिन ये बात सही है क्योंकि ये पहाड़ पर कुछ कहा नहीं जा सकता। ये प्राकृतिक आपदा, ऊपर से बादल फट जाता है, ग्लेशियर आ जाता है, तहस नहस कर देता है, तो परिस्थितियां होती हैं ऐसी, उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन निकट भविष्य में तो ये विचार तो करना पड़ेगा कि पर्यावरणिक दृष्टि से जी कैसे ये हिमालय सुरक्षित रहे। ये अलग विचार है, अलग विषय है जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए रमेश जी, आपने बहुत ही अच्छे से अपनी बात यहाँ पर सामने रखी। और इसके बाद यहाँ पर यह भी बात स्पष्ट हो जाती है कि भारत सरकार ने तमाम तैयारियां कर रखी हैं, टीम वहाँ पर मौजूद है। जैसा कि उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक हर कोई अपनी नज़र बनाकर इस पर लगातार मुस्तैद हैं, लगातार उन्होंने अपनी नज़र बनाकर रखी है और टीमें काम कर रही हैं। तो हमारे साथ रमेश पोखरियाल निशंक जुड़े हुए थे। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट किया है कि भारत सरकार पूरी तरह से सजग है। जो भी अधिकारी वहां पर होने चाहिए थे, पूरी टीमें वहां पर मौजूद हैं और हर तरह से राहत बचाव का कार्य लगातार जारी है। हम अपने मेहमानों के पास एक बार वापस चलते हैं। तो सीएम पटनायक जी, आपसे हम समझना चाहेंगे कि जैसा हमारे गेस्ट पीयूष जी बता रहे थे कि ग्रीन हाउस गैसें हों और चाहे कार्बन का उत्सर्जन हो, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ी वजह है इस तरह से ग्लेशियर्स का बार बार टूटना। अगर हम इस पर काम नहीं करेंगे तो इस तरह प्राकृतिक आपदाओं की जो आवृत्ति है वो हर साल बढ़ती ही रहेगी। हाँ आलोक जी, बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सटीक है। जिस तरह से पंथी ने भी अपना काफी अपना जिस तरीके से खुलासा किया है पूरा उत्तराखंड का, दरअसल मेरा तो ये मानना है कि जो ग्रीन गैसेस का भी अभी जो अपना निशंक साहब ने जो अपना वक्तव्य दिया है बिल्कुल अपना सटीक है, बिल्कुल ठीक है, इसका कहना बिल्कुल मुझे। लेकिन उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर हम अपना बात करते हैं, उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य हमारा दुर्भाग्य दरअसल ये है आलोक जी कि वहां पर जिस तरीके से जंगलों का दोहन किया जा रहा है, चाहे वो जंगलों का दोहन हम कहते हैं कि विकास विनाश की जड़ है, तो दरअसल यही से हम जो विकास की आज बात करते हैं कि जो विकास वहाँ पर किया जा रहा है, एक्चुअली बात है जिस तरीके से बड़े बड़े वहाँ बांध बनाए जा रहे हैं, जिस तरीके से वहाँ पर अपना जो है ऑल वेदर रोड अपना जो है अपना नदियों के किनारे किनारे जो आज ये पूरा जो अपना पूरा एक त्रासदी हुई है, एक्चुअली अपना नदियों के किनारे एक से बात यह है जिसमें अपना सैकड़ों अपने हजारों घर अपने बर्बाद हो जाएंगे, अपने हजारों लोग अपने बह जाएंगे। एक्चुअली बात यह है
तो उसके बाद एक्चुअली जिस तरीके से अपना जो हमारा वहां पर हमने उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में देखते कि अपना फरवरी माह से अपना जो है उसके बाद आग लगने का एक क्रम शुरू होता है वहां पर जो आगे जंगलों में, तो जिस तरीके से प्रकृति का वहां पर इस तरीके से दोहन किया जा रहा है, तो मैं तो ये समझता हूँ कि पर्यावरण विद जो हमारा अपना जो है सुझाव देते हैं एक्चुअली हमारे जो भारत सरकार को एक्चुअली बात है, कोई भी सरकार है अपना हमारे अपना है, चाहे वो राज्य की हो चाहे वो केंद्र की हो एक्चुअली, तो पर्यावरण विदों की जो हमारी अपने जो स्टेटमेंट्स होती है, जो उनकी राय होती है, जो उनका अनुभव होता है, तो कम से कम हमें उनका अवलोकन करके जो है उन चीजों को लागू करना चाहिए एक्चुअली। ठीक है, देखा दरअसल ये क्या है कि हमारा पूरा इलाका जो है हिमालय भी इतना पुराना नहीं है, अभी संवेदनशील है, हमारे उत्तराखंड के पहाड़ का भी संवेदनशील है, और जिस तरीके से हम एक प्रॉपर तरीके से अगर हम उत्तरकाशी जिले की खास तरीके से अगर मैं बात करता हूँ कि जहाँ इस तरीके से समय समय पर त्रासदियां आती रहती है, जैसे हमने देखा कि 1978 में वहां पर इतनी बड़ी एक बाढ़ ने जो है कितना विकराल रूप धारण किया था। इसलिए बात यह है 1980 में वहां पर अतिवृष्टि हुई थी, 1991 का भूकंप सबको याद है जो है किस तरीके से बूढ़ा केदार इलाकों के अंदर हजारों मकान तबाह हो गए थे और जनहानि हुई थी, और 2012 में जिस तरीके से भागीरथी अति गंगा में जिस तरीके से अपना तबाही मची थी, और 2013 का तो केदारनाथ का मंजर तो सबने देखा ही है, पूरा वैश्विक स्तर पर लोगों ने देखा है एक्चुअली। तो इन चीजों से जब हम सबक नहीं लेते हैं आलोक जी, तो इस तरीके से घटनाएं एक्चुअली जो है अपना बिल्कुल अपना घटती चली जाएंगी, आज भी घटी है और आगे भी घटती चली जाएंगे। तो हमें कम से कम हमारे जो पर्यावरणविद है, जिस तरीके से अभी अपना पंजी ने अपना इकोलॉजी की एक बात की थी वहां पर, तो बिल्कुल ये महत्वपूर्ण मुद्दे हमारे उत्तराखंड के संदर्भ में आते हैं। जिस तरीके से आप ये देखिए कि नंदा देवी का जिस तरीके से अपना पूरा ग्लेशियर अपना टूट के जो है पूरा ऋषि गंगा, जो कि हमारे एक अपना चिपको नारी अपना जो है नारी का एक अपना गाँव है एक्चुअली, उसके नीचे जो है ऋषि गंगा पर जो पूरा जिस तरीके से अपना पूरा हाइड्रो प्रोजेक्ट का काम चल रहा था, जिस तरीके से अपना बांधों का जो है अपना चलन अपना उत्तराखंड में अपना बढ़ाया जा रहा है, तो ये भी चिंता का विषय है। तो इसमें हमसे कम सोच के हमें आगे बढ़ना होगा। इस तरीके से भी हमारे निशंक साहब कह रहे थे एक्चुअली बात है, किस पूरा जब त्रासदी होने के बाद हमारे सारे लोग अपना ध्यान आकर्षित करते हैं एक्चुअली, तो ध्यान अगर पहले ही अगर आकर्षित कर ले, पहले इन चीजों पर अगर हम सोच विचार कर लें, तो मैं समझता हूँ कि इस तरह से त्रासदी से बचा जा सकता है। ठीक है, हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल शैलेंद्र सिंह भी जुड़े हुए सुरक्षा सलाहकार हैं। हम आपसे यहाँ पर समझना चाहेंगे कि जो मौजूदा परिस्थिति है उसमें किस तरह से भूमिकाएं होती हैं, एसडीआरएफ हो गया, एनडीआरएफ, आईटीबीपी, ये किस तरह से राहत बचाव कार्य में मदद कर सकती हैं और लोगों को क्या क्या सावधानियां यहां पर बरतने की जरूरत है? देखिए, इस बात पर आने से पहले एक फौजी के तौर पर मैं जरूर इस बात पर दुखी हूं कि इस तरह की हादसा हो रहा है, होता चला आ रहा है जी, और इसका हम सोल्यूशन निकाल नहीं पा रहे हैं। एज अ फौजी, भगवान ना करे, लेकिन फिर भी मैं शक करूंगा कि हमें इसका एक मिलिट्री एंगल चाइना की तरफ से जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ग्लेशियर्स गिरना अपने आप में रूटीन बात नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, इसे ट्रिगर किया जा सकता है, और जिस तरीके का मानवता के खिलाफ चाइना अपने कार्य करता चला जा रहा है, किसी भी तरह की गंदी हरकत, गलत हरकत करने की वो काबिलियत रखता है, तो हमें उसके खिलाफ भी जरा अलर्ट रहना चाहिए, उस एंगल को भी इवैल्यूएट जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये टाइम एक्चुअली किसी भी ग्लेशियर, किसी भी तरह की बाढ़ आने का नहीं है। ये बारिश हुई है, हमें तकलीफ है, साथ ही साथ जिस तरीके से मानवता ने प्रकृति के खिलाफ काम करे हैं, तो प्रकृति अपना डंडा चला रही है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मानवता के लिए मैं कुछ नहीं करूंगा। जो सीएम साहब बोल रहे हैं कि आप किसी भी तरह की र्यूमर्स पर मत जाइए। आदमी र्यूमर्स पर क्यों जाता है? आप हर आधे घंटे पर एक बुलेटिन निकालिए, करेक्ट बुलेटिन होना चाहिए, लोगों का उसमें विश्वास होना चाहिए। रूमर्स कहां से निकलती हैं? तो सीएम साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, रूमर्स के लिए सिर्फ अपील करने से शायद काम नहीं चलेगा, लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा। इन पहाड़ी इलाकों में रूटीन तौर पर आपके पास बुलेटिन होने चाहिए, जो अगले एक दिन का, 2 दिन का किसी भी तरह का वेदर फोरकास्ट बताए, आपको वार्निंग्स दे। आप वो सिस्टम, सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही है हमने सब कुछ अच्छा किया है, क्यों नहीं? ये कोई रॉकेट साइंस है?
क्यों नहीं हमारे पास इस तरह के ड्रोन्स हैं, इस तरह की सैटेलाइट्स हैं जो इस तरह की विपदाओं का प्रिडिक्शन कर पाए, टाइम कर पाए। क्यों नहीं हमने विलेज टू विलेज अलार्म सिस्टम लगा रखा हो कि अगर उनसे 10 किलोमीटर दूर पानी अगर छूटता है तो वो सायरन आपके गांव में बजेगा और आप अपने प्री रिहर्स्ड, आपने उनकी रिहर्सल कर रखी हो, उन जगहों पर सेफ जगहों पर जाकर अपने आप को सुरक्षित करें। ये सारी चीजें हमें अनफॉर्चुनेटली याद आती है जब पानी मेरे सिर के ऊपर से चढ़ गया, मेरे कुछ भाई, मेरे कुछ बंधु मर गए बेकार में। साथ ही साथ ये जो लोग अपनी जान दे रहे हैं वो क्यों देते हैं? वो इसलिए देते हैं क्योंकि आपने कंस्ट्रक्शन उन डेंजरस जगहों पे लगा रखा है। इसमें अगेन कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगर किस मात्रा में पानी कहां से निकला तो वो किस तरफ कितना जाएगा, कितना ऊंचाई तक आएगा। आप जो रेजिडेंशियल एरियाज हैं उससे ऊपर रखिए, उस रास्ते में मत आने दीजिए। आपको देखिए सिर्फ ये प्रकृति को ब्लेम कर देने से फायदा नहीं है। बिल्कुल, आपको और मुझे प्रकृति से लड़ने का हक है कि अगर प्रकृति अपना रूप इतना विकराल रूप दिखाती है तो मैं क्या कर सकता हूँ। अदरवाइज आप में और एक जानवर में फर्क क्या है? आप और मैं इससे लड़ने की दिमाग रखते हैं, हमारे पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। अब आ गई आपके सवाल की बात कि एनडीआरएफ क्या कर सकती है। एनडीआरएफ एक अच्छी फोर्स है, होप लाइक हेल कि उन्होंने पीस टाइम में ये सारे एरियाज को रेकी किया हुआ होगा, अपने पास वो सामान रखा होगा जो इस तरह की विपदाओं में काम आने वाला है। मैं कहता हूं आजकल सबसे बढ़िया तरीका है जो आप अपना एक लोगों को सपोर्ट दे सकते हैं, ड्रोन टेक्नोलॉजी एनडीआरएफ को लानी चाहिए। ड्रोन उड़ाकर देखना चाहिए पानी किस तरफ कहाँ कितना भयंकर रूप ले रहा है, कहाँ कौन लोग अटके हुए हैं, कैसे उन तक पहुंचा जा सकता है, उनकी कोऑर्डिनेशन एयरफोर्स के साथ, क्योंकि अब सड़कों पर कोई काम नहीं हो पाएगा। अब आपको एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से उन लोगों को उठाना पड़ेगा या उनको खाने पीने का सामान देना पड़ेगा। हर गांव में एनडीआरएफ द्वारा जगह निर्धारित होनी चाहिए कि कौन कहां जाकर कैसे करेगा। इसी तरह जिस तरह से बोला जा रहा है कि दिल्ली से एनडीआरएफ टीम गई है, ये टीम कहां किसके साथ कैसे कोऑर्डिनेट करेगी, ये पीस टाइम कोऑर्डिनेशन है। जब ये विपदा हो गई उसके बाद आप कुछ कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएंगे। आपको पहले से पता होना चाहिए कि जो दिल्ली से टीम आएगी वो कहां जाएगी या कोई और जगह से अगर टीम आएगी तो वो क्या करेगी। जैसे इंडियन आर्मी में हमारे पास फ्लड रिलीफ के लिए हर साल हम मीटिंग करते हैं, रिहर्सल करते हैं, सामान इकट्ठा करते हैं, जिससे कि अगर जरूरत पड़े, मैं कहता हूँ 10 बार अगर हमने करा और 10 बार जरूरत नहीं पड़ी तो भी हम सस्ते छूटे, लेकिन वो एक बार की विपदा से फाइट करने के लिए आर्मी 10 साल तक अपनी प्रैक्टिस करती है। बिल्कुल सही। ये चीजें हैं जो एनडीआरएफ आपको ला कर देंगी। पब्लिक में अवेयरनेस होनी चाहिए, पब्लिक में लोगों को पता होना चाहिए कि अगर कहीं पर कोई तकलीफ होती है तो हमें पता है कि एयरफोर्स कौन सी जगह आकर सामान डाल के जाएगी। अगर कोई बीमार लोगों को इवैक्यूएट करना है तो कौन सी जगह है जहां पर वो हेलीपैड जैसी जगह बन सकती है और वहां से उन्हें उठाया जा सकता है। इसमें पब्लिक का भी रोल है, आपका मीडिया का बहुत बढ़िया रोल है। तो अगर हम किसी अच्छी तरह की खबर मीडिया में डालेंगे तभी तो लोगों को विश्वास होगा मीडिया पर। सो र्यूमर्स नहीं होंगी। जी बिल्कुल सही। हमारे साथ पीयूष पंत है। पीयूष, हम आपसे अब यहाँ पर समझना चाहेंगे कि लगातार जिस तरह से सरकार की तैयारियां होनी चाहिए वो सरकार की तैयारी दिखाई तो दे रही है, लेकिन आपको नहीं लगता कि जहां पर आपदा की आवक बार बार हो, कि मतलब आवृत्ति अगर बार बार है तो वहां पर कुछ नहरें ऐसी बनाई जा सकती हैं ताकि अगर इस तरह की आपदा आती है तो जल बहाव को कहीं डाइवर्ट किया जा सके? देखिए, पहले तो मैं अभी जो करण साहब कह रहे थे कि हमें प्रकृति से जो है कि लड़ाई करनी होगी, तो वो मैं उससे डिसएग्री नहीं करता हूँ, क्योंकि प्रकृति से हमें दोस्ती करनी होगी, प्रकृति से हमें प्रेम करना होगा, तभी हम प्रकृति के जो कहर से बचेंगे। और यही क्योंकि हमने प्रकृति से प्रेम करना छोड़ दिया है और हमने अपने मानवीय अहम के चलते हमने जो है कि प्रकृति का विनाश करना शुरू कर दिया है। इसी से ये हो रहा है कि आज हम प्रकृति की नाराजगी देख रहे हैं, प्रकृति विपदाओं को झेल रहे हैं
और उससे हमारा बहुत नुकसान हो रहा है, लेकिन फिर भी हम नहीं संभल रहे हैं। जिस तरह से आप देखिए, आपने भी आलोक जी कहा कि क्या सरकार क्या कर सकती है, तो सरकार का देखिए 2013 इतनी बड़ी विपदा आई थी, इतनी बड़ी आपदा आई, शायद मतलब पहाड़ के इतिहास में जो है उस तरह की जो है आपदा कभी आई नहीं थी। लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ? क्या हमने सबक लिया? सरकार कहा गया कि आज वही केदार धाम और वहाँ के लिए वो जो है 4 लेन की सड़कें बना रही है, जो कि कहीं से भी जो है शूट नहीं करती है वो सड़कें पहाड़ में। पहाड़ों को फूके की छातियों में, हम प्रकृति की छाती में जेवीसी लगा के जो है ब्लास्टिंग कर रहे हैं, उसकी छातियों को चीर रहे हैं, तो क्या प्रकृति हम क्या करेगी? प्रकृति अपना तांडव दिखाएगी। तो हमें प्रकृति से लड़ना नहीं है, प्रकृति से दोस्ती करनी है। देखिए वही चिपको आंदोलन रहा है उत्तराखंड का, जैसे अपने जी ने अभी कहा, बताया भी कि इतिहास बहुत प्रकृति प्रेमी इतिहास रहा है वहाँ के लोगों का, उत्तराखंड के लोगों का। और जब तक वो इतिहास रहा तो प्रकृति बची, प्रकृति ने अपना तांडव नहीं दिखाया। लेकिन जब हमने विकास के नाम पे जिस तरह की वहाँ परियोजनाएं हम लेते चले गए, और जिस तरह की हम सड़कें के चौड़ीकरण करने के लिए के नाम पे हमने जो है कि हैवी मशीन का इस्तेमाल करना शुरू किया, और हमने उसको एक जो है सैर सपाटे का स्थल बनाते चले जा रहे हैं, तो उसका नुकसान हम झेल रहे हैं। तो सरकार को निश्चित रूप से ये सोचना होगा। और मुझे युवा भारती का आज स्टेटमेंट आया है कि जब मैं मिनिस्टर थी, मैंने इसका अपोज किया था कि वहाँ पे जो है इस तरह के पावर प्लांट्स नहीं बने, वहाँ पे नुकसान भी होंगे। और ये बहुत से पर्यावरणविदों की जो है ये रिपोर्ट भी है कि इस तरह के जो वहाँ पे बन रहे हैं, जिस डैम, इतने बड़े डैम नहीं बनने चाहिए, इतने बड़े पावर प्लांट्स नहीं बनने चाहिए, वो नुकसान करेंगे और उसका देर सवेर नुकसान होगा। जी, नुकसान आपके पास आ रहा हूं शैलेंद्र जी। तो सरकार को बिल्कुल निश्चित कदम अपना जो गलतियां हुई हैं उससे सबक सीखना चाहिए, और भविष्य में और कोई बड़ी तबाही न हो, इसके लिए निश्चित रूप से तैयारी करनी होगी। और ये आप जो है कि उसको कॉर्पोरेट के चलते आप कॉर्पोरेट के इंटरेस्ट को आप सर्व करने के लिए विकास मत करिए। अब जो है जनता के इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए, वहाँ के पहाड़ के पर्यावरण को बचाने के लिए उस तरह का विकास करिए जो पर्यावरण वहाँ का सूट करता है उसके लिए। वरना जो है कि कभी कभी जो तबाही आएगी वो न केवल पहाड़ों को बर्बाद करेगी, वो मैदानी इलाकों को भी बर्बाद करेगी। खासकर उत्तर प्रदेश जो लगा हुआ उत्तराखंड से, वहाँ भयंकर बर्बादी हो सकती है। इससे सरकार को ऐसे कदम तत्काल उठाने होंगे, इस तरह का विकास का मॉडल उनको बदलना होगा, इस पे वो चल रहे हैं, ताकि जो है कि कम से कम जो है हम प्रकृति को नाराज कर सके। ठीक है, कुछ आप कहना चाह रहे थे बीच में शैलेंद्र जी? मेरे ख्याल मेरे से गलती हो गई कि मैंने उचित शब्दों का प्रयोग नहीं किया और आपको एक गलत इंप्रेशन दे दिया कि मैं चाह रहा हूं कि हम प्रकृति से लड़ाई करें। प्रकृति से लड़ाई आप कर नहीं पाएंगे, ये मैं भी समझता हूं और आपके साथ हूं। प्रकृति के साथ चलना मेरा फर्ज बनता है, मैं ये भी मानता हूं। लेकिन जब मैं कहता हूं लड़ना है, कि अगर प्रकृति का प्रकोप हमें दिख गया, पता चल गया, लड़ाई क्या है? लड़ाई यही है कि अगर मुझे पता है कि अगर पानी इतनी दूर से चलेगा और मेरे तक पहुंचने में 20 मिनट लगाएगा, तो मेरी लड़ाई है कि 10 मिनट पहले मेरा सायरन बज जाएगा, जिससे कि मेरा पूरा गांव अलर्ट होकर सेफ जगहों पर चला जाएगा। एक बात, जैसा अभी आपने कहा कि हम उस पानी को डाइवर्ट कर सकते हैं या नहीं, ये हमारी लड़ाई है। हम उसके रास्ते में ना आए, अपने वो जो गांव हैं, अपने जो रहने की जगहें हैं, उनको बदले। ये जो इंडस्ट्री जैसे NHPC का आप बता रहे हैं, NTPC का बता रहे हैं, ये उन जगह लगाया जाए जहां पर हमें प्रकृति के साथ लड़ाई ना करनी पड़े। ये हमारी लड़ाई है। जब मैं कहता हूं लड़ने का मतलब है कि अगर मेरे हेलीपैड्स ऐसी जगह पर हो, मेरी NDRF ऐसी जगह लगी हो, हमारी ड्रिल्स ऐसी हो, जिससे कि हम इस तरह के प्रकृति के प्रकोप का सामना कर पाए, ये है मेरी लड़ाई। जी, CM पन्ने हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जिस तरह से ये हादसा हो गया, इसके बाद सरकार को, जनता को किस तरह से तैयारी आगे करनी चाहिए ताकि इस तरह की अगर जल प्रलय आती भी है तो भी जान माल के नुकसान ना हो और हम सुरक्षित रहें? हाँ बिल्कुल, आपका ये आलोक जी, आपका सवाल बिल्कुल सटीक है। जैसा जिस तरीके से बिल्कुल अपना देखिए कि आपदाओं का जिसे ये प्रकृति है, जो प्राकृतिक आपदाएं होती है, किसे कहे के नहीं आती है, ये कभी भी आ सकती है, असली बात ये है। लेकिन है क्या कि ये आपदाएं उपजती कैसे है, असली बात ये है। हमें सबसे पहले इस ओर गौर करना होगा
कि जो हमारी जो आपदाएं जो है एक्चुअली अधिकतर जो आपदाएं एक्चुअली है वो मानव निर्मित है एक्चुअली बात यह है। तो मानव निर्मित कहाँ पर है एक्चुअली बात है, जिस तरह पंत जी ने अपना एक जिक्र किया था एक्चुअली बात यह, जो ऑल वेदर रोड अपना उत्तराखंड के अंदर बन रही है, जो बड़े बड़े डैम वहां पर बन रहे हैं, जो बड़ी बड़ी परियोजनाएं वहां पर बन रही है, तो यहाँ पर दरअसल हमें ये गौर फरमाना चाहिए हमारी सरकारों को, हमारे जो आपका नीति आयोग के जो हमारे अपना सदस्य है इन लोगों को अपना एक गौर फरमाना चाहिए कि कम से कम एक बड़े बाधों से अगर हम हटके, जब इनको नदियों के किनारे किनारे जो हम ये सड़कों पर ले जा रहे हैं एक्चुअली बात है, जो आज त्रासदी हुई है जिसकी से किनारे किनारे जो हमारी सड़कें अपने पूरी जा रही थी वो पूरी तबाह हो गई, और जहाँ सड़कें जाती हैं तो वहां पर निश्चय ही दुकानें भी खुलेंगी, ढाबे भी खुलेंगे और लोग अपना बसावट भी करेंगे। तो ऐसे में क्या है कि जहाँ पर हमने ये देखा है कि उत्तराखंड के अंदर आज धीरे धीरे जंगल काफी कम हो रहे हैं एक्चुअली बात है, शहरीकरण बढ़ रहा है एक्चुअली बात है, तो कम से कम हमें सरकार को हमारा ये गौर फरमाना होगा कि कम से कम हम एक तो अपना जो है ये अपना नीतियों के अंदर हम इसको लागू करें कि नदियों के किनारे जितनी भी हमारी सड़क योजनाएं बन रही है एक्चुअली बात है, इसको थोड़ा ध्यान दें एक्चुअली बात यह है। और दूसरा, किस तरीके से हमारे जंगलों का विनाश किया जा रहा है अपने जो है एक विकास के नाम पर एक्चुअली बात यह है, जहाँ पर कटने होते हैं 100 पेड़, अभी हमारे पास जो वहां से खबरें आई है टाइम टू टाइम 100 पेड़ कटने होते हैं लेकिन काटे जा रहे हैं हजारों पेड़ एक्चुअली बात यह है। अब तक जो है फरवरी मार्च से जैसे कि भी आपसे कहा है कि क्या सरकार को क्या कर सकती है, वहां पर अपना जो है दावा नहीं होती है एक्चुअली बात यह है। फरवरी मार्च से वहां पर आग लगने का क्रम शुरू होता है, और वो अब जब बरसात का क्रम जब शुरू होता है तो तब वो आगे बुझती है एक्चुअली बात ये है। हालांकि सरकार ये कहती है कि हम ड्रोन से अपना पूरा ये देख रहे हैं, पूरा ये कर, जैसा यही सब कारण है कि जो अपने ये त्रासदियां हो रही है एक्चुअली बात ये है, जो अपना ग्लेशियर पिघल रहे हैं एक्चुअली बात ये है। आप ये लगाइए कि हमारे ग्लेशियर आज कितने पीछे चले गए एक्चुअली बात ये है, जो ग्लेशियर आज से 20 साल पहले जो बहुत अपना ये लगाई कि काफी इधर हमारे अपना उत्तराखंड की तरफ होते थे, आज काफी सिकुड़ के जो है बिल्कुल हिमालय की ओर बढ़ गए एक्चुअली बात ये है। तो कारण क्या है एक्चुअली बात ये है, तो कम से कम हमें हमारी सरकार को ये चाहिए कि कम से कम जो पर्यावरणविद जो इसमें जो है आपका जानकार जो लोग हैं कि जो वो कह रहे हैं, जो लिख रहे हैं कि बात ये है, कम से कम उन पर जरूर ध्यान देकर जो है इन चीजों पर गौर फरमाया जाए, और हमारे उत्तराखंड को कम से कम जो है तो जो हमारी जो पहाड़ी बेल्ट जो भी हमारी है, अब आप लगाइए कि जिस तरह के भूकंप वहां पर रोजी मैं समझता हूँ कि कम से कम जो है जो 2 माप के और 3 माप के भूकंप लगभग वहां उत्तराखंड के अंदर आते रहते हैं, लेकिन ये 5 और 6 का अगर भूकंप उत्तराखंड के अंदर आ जाएगा तो क्या हुआ था कि अपना जो अपना उससे पहले जब अपना बोड़ा केदार और ये इलाकों पे अपना गढ़वाल में जब अपना भूकंप आया था जिससे 91 के अंदर तबाही मच गई थी एक्चुअली बात है। और भूकंप में क्या है कि हमारे ग्लेशियर को तोड़ते हैं, हमारी जमीन को छिटकाते हैं, नदियों का प्रवाह वहां से अपना हटता है, जो अपना वहां पर हमारे जो हमारे जो अपना स्रोत है पानी के एक्चुअली भूकंप से पूरे कहां से कहां अपना चले जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं एक्चुअली। तो हमारी सरकार को कम से कम ये चाहिए कि कम से पर्यावरण का विशेष तरीके से अपना ख्याल करके जो है बाकी इकोलॉजी का अपना ख्याल करे और अपना उत्तराखंड का विशेष तरीके नीति बना के जो है उत्तराखंड को आगे बढ़ाए। बिल्कुल पीयूष जी, इन्होंने एक बहुत जरूरी बात बोली कि एक रोड मैप होना चाहिए, तैयारी होनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि इंसानी बस्ती की सीमाएं क्या होनी चाहिए? क्योंकि देखिए जहां जहां पर इंसानी बस्ती होगी वो प्रकृति के साथ कहीं ना कहीं हल्की फुल्की छेड़छाड़ करती ही करती है। तो क्या अब ये सोचने का समय नहीं आ चुका है कि प्रकृति जहां पर संवेदनशील है वहां पर इंसानी बस्ती को ना ही बसाया जाए तो ही बेहतर है? समय तो 2013 में ही आ गया था। 2013 में ही ये जो है कि प्रकृति ने ये वार्निंग दे दी थी कि हम किस तरह से जो है अपना तांडव कर सकते हैं, अगर आप नहीं संभले, आपने हमें बर्बाद करना नहीं, आप नहीं रुके तो मेरा तांडव कैसा होगा। ये प्रकृति ने जो है हिमालय में उत्तराखंड में 2013 में दिखा दिया था। और वहाँ जितने आसपास देखिए चाहे मंदिर भी जो था वो उसको नुकसान हुआ, उससे जो अगल बगल तमाम जो है टूरिस्ट स्पॉट डेवलप कर दिए गए थे, तमाम वहाँ रहने के लिए जो है उस तरह के बना दिए गए थे, और वहाँ पे जो दुकानें थी सब बर्बाद हो गई थी। तो हमेशा ये देखिए रिपोर्ट है, पर्यावरणविदों की रिपोर्ट है कि बसाहट जो है वो लगा, वो कम से कम जो है नदी का वो जब उफान लेती है नदी, उसको देखते हुए उससे कम से कम जो है कि 5 मीटर की दूरी पे जो है वो जो है कि बसाहट होनी चाहिए वहां पे। लेकिन हो क्या रहा है हम देख रहे हैं, आप हरिद्वार में भी देख लीजिए वही हाल है, आप उत्तराखंड के पहाड़ों में देख लीजिए वही हाल है। जो भी जितने तीर्थ स्थल हैं, तीर्थ स्थल जो है जब से तीर्थ स्थलों को पर्यटक स्थल बना दिया गया है तब से जो है कि ये हमने जो है बहुत नुकसान की तरफ हम बढ़ रहे हैं, क्योंकि उसमें फिर हम सोचते नहीं है कि हमें कहाँ पे दुकान खोलनी है और कहाँ पे हमें जो है रहने के मकान बनाने हैं। आदमी जो है कि गेस्ट हाउसेस बनाने लगे हैं, वहां पर बनने लगे हैं पैसे कमाने के लिए। तो वो सारा कुछ जो है कि ये होता है जिस तरह की आपदा आती है
तो सब बर्बाद हो जाता है। तो निश्चित रूप से देखिए उसके मापदंड बनाए हुए हैं, तो सारी रिपोर्टें हैं जो 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 ठंडे बस्ते में पड़ी हुई हैं, रूल खा रही हैं। हमारे उत्तराखंड में खासकर ये काम हुआ है, तमाम जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं उन्होंने बहुत काम किया उस पर, और उन्होंने तमाम रिपोर्ट उसकी आई हैं कि आपको कैसे कैसे वहाँ पे गांव कहाँ तक बसाने हैं, नदी के किनारे कितनी दूर पे जो है कॉमर्शियल एक्टिविटी होगी, कितनी दूर पे रेजिडेंशियल एक्टिविटी होगी, ये सारी चीजें वहाँ पे पूरी पूरी रोड मैप बनाया हुआ है। लेकिन हमारी सरकारें जो है वो लगातार कॉर्पोरेट के दबाव में जो है वो लगातार इस वर्ल्ड बैंक के दबाव में जिस तरह का डेवलपमेंट कर रही है वो लगातार इन चीजों की अनदेखी कर रही है, जिसका खामियाजा ये सरकारों में जो बैठे जो बड़े बड़े अफसर हैं या जो बड़े बड़े नेता हैं वो उनको तो खामियाजा भुगतना नहीं पड़ता है। जो आम जनता है, जो गरीब जनता है, जो वहाँ रह रही है, जो अपनी रोजी रोटी कमा रही है, उसको ये नुकसान झेलना पड़ता है। और जितना नुकसान प्रकृति का होता है वो तो अलग बात है। तो सरकार देखिए रोड मैप की जहाँ तक बात है, रोड मैप है वो पूरा उत्तराखंड के डेवलपमेंट का, किस तरह से पहाड़ों के आसपास होनी चाहिए, बस्तियां होनी चाहिए, कितनी दूरी पे होनी चाहिए, जब इस तरह की स्थिति बने तो क्या होना चाहिए, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, उसको नजरअंदाज कर दिया जाता है, क्योंकि इंटरेस्ट जो है एक जो कन्वर्जेंस हो गया है पूरा का पूरा बिल्डर्स और पॉलिटिशियन के बीच में जो है पूरा, और ऊपर से वर्ल्ड बैंक का जो पैसा है सरकार को मिलता है, उसमें जो कमीशन होता है वो सब मिलके जो है कॉर्पोरेट इंटरेस्ट, ये सारी चीजें मिलके जो है तहस नहस कर रहे हैं प्रकृति को, और खासकर उत्तराखंड को जो है बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो रोड मैप है आलोक जी, रोड मैप को ईमानदारी से अगर सरकारें फॉलो करेंगी तो निश्चित रूप से भविष्य में जो इस तरह के जो तांडव हो सकते हैं, प्राकृतिक तांडव, उससे होने वाले नुकसान को हम रोक सकते हैं। और निश्चित रूप से कर्नल साहब भी कह रहे थे और पप्पने जी भी कह रहे थे कि हमें वो एक मॉनिटरिंग सिस्टम डेवलप करना होगा। समय से एक वैसे अभी हमारे सैटेलाइट इतने स्ट्रांग हो गए हैं अब कि हम कम से कम वेदर की जो है प्रेडिक्शन करने लगे हैं ठीक तरीके से। तो सैटेलाइट का इस्तेमाल करके हमें इस तरह की जो भी इंडिकेशन मिलते हैं हमें पहाड़ों में, पहाड़ के खिसकने के, जिस तरह ग्लेशियर्स पिघलने की क्या स्थिति है, कब ये फट सकती है, ग्लेशियर की लेक कब फट सकती है, इस तरह का अंदाजा अगर हम डिवोट करें, अपनी एनर्जी लगाएं और अगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, साइंस का इस्तेमाल करें, तो निश्चित रूप से हम इसको मॉनिटर कर सकते हैं और जो नुकसान हो सकता है उसको कम से कम कर सकते हैं। बिल्कुल। शैलेंद्र जी, आपको क्या लगता है कि जो एक रवैया बन चुका है पूरे देश में, वो रवैया ये है कि चलिए हादसा हो गया और ये कभी कभार होते हैं, ये वाला जो एक रवैया है कि ये अभी हुआ है, प्राकृतिक हादसा हर बार नहीं होता है, और फिर जो तैयारी की जानी चाहिए थी उस तैयारी को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। तो सुरक्षा के लिहाज से हमें किस स्तर पर जाकर तैयारी करने की जरूरत है? देखिए, हम बड़े आसानी से ब्लेम कर सकते हैं पॉलिटिशियंस को, सिस्टम को, एडमिनिस्ट्रेशन को, लेकिन हमें बड़ी जिम्मेदारी से ये भी मानना पड़ेगा ये पॉलिटिशियन, ये सिस्टम और ये एडमिनिस्ट्रेशन आप और मेरे द्वारा बनाया गया है। बिल्कुल सही। हम इसका पार्ट हैं। अगर जैसा भी किसी ने कहा कि भाई अगर नदी से किसी दूरी तक कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन कर कौन रहा है? आप और मैं। बिल्कुल सही। अगर आप और मैं जिम्मेदार नहीं हो रहे तो ये करप्शन आगे बढ़ेगी। ये जो मिली भगत की बात कर रहे हैं, जो सारी बातें हैं, ये बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं आप और मैं भी उतने ही जिम्मेवार हैं। मुझे बताइए, हमारे इस टीवी चैनल ने कितनी बार जाकर उत्तराखंड में इससे रिलेटेड कोई भी प्रोग्राम किया हो कि यस हमें प्रिकॉशंस कहाँ लेनी चाहिए और कहाँ सिस्टम की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। देखिए, ब्लेम करना और पोस्टमार्टम करना सबके लिए आसान है, लेकिन जिम्मेदारी से आगे बढ़ने का सबसे बड़ा काम है उत्तराखंड के वो लोकल निवासियों का, जो सबसे पहले अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। लेकिन होता क्या है, दिस इज द कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट यू पे। अब उन्हें जॉब चाहिए, जॉब नहीं मिल रहा, तो अगर मैंने वहां कहीं कोने पर होटल बनाया तो मेरे को जॉब मिल गया, मैंने वो बढ़ चढ़ के काम कर लिया। जिस चीज को अनऑथराइज करना चाहिए था उसमें हम सब मिलकर काम करने लगे, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, सबको इकोनॉमिक और डेवलपमेंट ग्रोथ चाहिए और उस ग्रोथ की प्राइस ये है। तो यस, अगर हमारी एनवायरमेंट मिनिस्ट्री सख्ती से काम करे और वो चीजों को ना अलाउ करे, इसी तरह हमारे लोकल अपना प्रोटेस्ट जाहिर करें इस तरह की कोई भी इलीगल एक्टिविटी को, जो कि वो देखते हैं कि हर 10 साल बाद
उन्हीं की जान के ऊपर बनाती है। बिल्कुल। ये एक लोकल जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी है जितनी सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसी बनाकर छोड़ देगी, उसको मॉनिटर कौन करेगा? सिस्टम करेगा। सिस्टम कौन है? एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन कौन है? आप और मैं। बिल्कुल सीधी बात है। तो हम सबको मिलकर जिम्मेदारी का भागीदार बनना पड़ेगा और इसमें अपनी तरह से कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। बिल्कुल। सीएम पपने जी हैं हमारे साथ। अब जो हादसा हो गया उस पर बहस करने से ज्यादा बेहतर है कि अब आगे का रास्ता क्या है, भविष्य में हम किस तरह के प्रिकॉशन उठा सकते हैं। आपको नहीं लगता है कि लगातार बहुत सारे अलार्म हमारी जिंदगी में हर रोज हमको सुनाई देते हैं? अगर आप कानपुर की बात करेंगे तो वहां पर बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर दूषित पानी आता है। अगर आप कहीं पर देखेंगे एक बार ध्यान से तो गंगा एक्शन प्लान को शुरू हुए 20 साल से अधिक का वक्त हो चुका है, लेकिन गंगा कितनी साफ हुई हम भी जानते हैं। आपको नहीं लगता कि अब हमको गंभीर होने की जरूरत है कि प्रकृति को उसी के हाल पर छोड़ दिया जाए, जो गंदगी हम फैलाते हैं उसको समेटने की आदत भी अब हमको सीखने की जरूरत है? आलोक जी, जिस तरीके से आपका सवाल है, दरअसल मेरा तो अपना कहना यही है एक्चुअली कि दरअसल उत्तराखंड के बारे में जिस तरीके से उत्तराखंड की एक नींव रखी गई थी एक्चुअली, जो सोच के अपना उत्तराखंड बनाया गया था एक्चुअली, मैं समझता हूँ कि हम उन चीजों से बिल्कुल हट चुके हैं। इसलिए बात है आज हमारी सियासत अपना इस तरीके से अपना एक वोटों की राजनीति बदल गई है कि उसका कहीं कोई अंत तो नहीं है। एक्चुअली बात है दरअसल है कि अगर हम वास्तविक रूप में अगर हम उत्तराखंड पे दृष्टि डालना चाहते हैं, उत्तराखंड की जितनी अपना वहाँ पर आपदाएं आ रही है अगर हमको बचाना चाहते हैं, आप ये देखिए कि इस वक्त हमारे उत्तराखंड के अंदर जो है क्या क्या आपदाएं हैं। एक्चुअली बात यह है हमारे उत्तराखंड के अंदर देखिए भूस्खलन टाइम टू टाइम होता है, क्योंकि वहां पर जो है पेड़ों का विनाश कर दिया गया है और जो बचे खुचे पेड़ भी थे एक्चुअली बात यह है तो वो भी लगभग क्योंकि वहां पर अपना पलायन से इस तरीके से क्रम बन गया है कि गांव के गांव खाली हो गए हैं। खेतों में जो अपना वनस्पतियां होती थी वो लगभग खत्म हो चुकी हैं। वो इस तरह वनस्पतियां अपना वहां पर उग रही है कि जो विनाशकारी है एक्चुअली बात यह है। और उसके बाद आप देखिए वहां लगातार बादल फटते हैं, लगातार हिमपात होता है, हिमखंड अपना जो है वहां पे आप फिसलते हैं। बनारस जी का मैंने भी आपको जिक्र किया है। और दूसरा सबसे बड़ा एक कारण सबसे वहां पर क्या है, इस वक्त जो जंगली जानवरों का आतंक, क्योंकि जंगल खत्म हो गए हैं, उनको जंगली जानवरों का चारा खत्म हो गया है, तो वो क्या करते हैं गाँव की ओर कूच कर रहे हैं एक्चुअली। तो गाँव में क्या है कि जनहानि इस वक्त इतनी वो ज्यादा होने लग गई है कि लोगों ने अपने खेती पाती सब बंद कर दिए वहां पर एकदम से। तो बंदरों का, लंगूरों का, चीतों का, अपना जो है अपने बाघों का इस तरह आतंक वहां पर हो चुका है एक्चुअली कि वहां पर लोग एक्चुअली जो है टाइम टू टाइम वहां से पलायन कर रहे हैं। और पलायन के क्रम में एक्चुअली क्या है कि मुख्य विपदा क्या आ रही है कि जो लोग अपना बागवानी करते थे, अपने वनस्पतियां उगाते थे, जो ऐसी वनस्पतियां भी उगती थी कि जो कि अपना जो है पानी का सड़ करती थी एक्चुअली बात। अपना जंगलों का अपना आज क्या है कि जंगल सारे अपना जितने भी हमारी सरकार जब से हाथ में ले लिए है अपना जो है ग्रामीण आदमी जंगलों का दोहन नहीं कर सकता है, सरकार दोहन कर सकती है और किस तरीके दोहन कर रही है सबके सामने है। तो है क्या कि हमें इन सब अपना पूरा नीतियों पर अब तक हमें गौर करके उत्तराखंड का वाकई अगर हम चाहते हैं कि वहां पर आपदाएं ना आए, आपदाओं से अपने लोगों को बचाया जाए, वहां का क्षेत्र का विकास किया जाए, तो मैं समझता हूँ कि वहां पर जो है इस तरीके से जो बंदरों का, लंगूरों का, बाघों का, वन्य जीवों का जो आतंक इस वक्त चल रहा है। दूसरा जो खेती का जो अपना वहां पर ये लगाई कि वहां पर जो अपना एक चकबंदी का जो मामला बड़े लंबे से चल रहा आज तक पूरा नहीं हुआ है। तो इस तरीके से कई नीतियों पर हमें ध्यान रख के एक्चुअली जो है उत्तराखंड की ओर अगर थोड़ा ध्यान देंगे तो इन आपदाओं से बचा जा सकता है। जी पीयूष जी, जिस तरह से इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि लगातार जब वनों का संरक्षण होगा तो इस तरह की चीजें तो सामने आएंगी ही। जब हम प्रकृति को लगातार हम नष्ट करते रहेंगे तो प्रकृति भी हमको नष्ट करने पर कहीं ना कहीं खुद आगे 2 कदम आगे सामने आती है। आपको क्या लगता है, रोड मैप हमारे पास है, नियम कानून हमारे पास है, लेकिन जब उनका अमल ही धरातल पर नहीं होगा तो हमारा भविष्य सुरक्षित कैसे होगा? नहीं, भविष्य तो बिल्कुल अंधकार में होगा हमारा अगर हम उस रोड मैप को नहीं फॉलो करेंगे, क्योंकि काम बहुत हुआ है लेकिन वही इंटेंशन क्या है हमारा हम नहीं करेंगे सीरियस है। वो उसमें भागीदारी से कर्नल साहब कहते हैं निश्चित रूप से उन बाशिंदों की भी जो रहते हैं जिस तरह का आप देखिए एक फैशन बन गया है उस तरह का तालिकाएं बनाने का पहाड़ों में भी, क्योंकि पहले कभी था ही नहीं। वहाँ के जो पर्यावरण है उसको सूट नहीं करता है, लकड़ी के मकान हुआ करते थे वहाँ। चलिए आप समय के साथ थोड़ा बदलाव करिए, लेकिन वहाँ पे एकदम कंक्रीट का जंगल बनने लगा है। उत्तराखंड में जो गांव में मैंने देखा है वहाँ पे वैसे मकान है जिसकी आप कल्पना पहले मेरे ख्याल से 30 साल पहले कर नहीं सकते थे, वो इस तरह के बन गए हैं। तो ये सारी चीजें जो उसके लिए सभी दोषी है, ब्यूरोक्रेसी भी दोषी है, नेता दोषी है और जनता भी दोषी है। तो निश्चित रूप से देखिए फिर अगर क्या हम एक बहुत बड़े क्या हम ये इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि पूरा का पूरा पहाड़ जो है कि धंस जाएगा
और पहाड़ टूट के गिर जाएंगे, पूरा उत्तराखंड जो है मटिया मेट हो जाएगा। क्या हम इसी का इंतजार कर रहे हैं? क्योंकि देखिए, जब सुंदरलाल बहुगुणा ने कितना बड़ा आंदोलन चलाया था उस समय टिहरी बांध के लिए, कितना उन्होंने किया था, लेकिन उसके बावजूद सरकार जो है वो उसको बनाया सरकार ने उसको, लेकिन उसके क्या दुष्परिणाम सबके सामने अब आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो पर्यावरण कहते हैं, जो एक्टिविस्ट है उत्तराखंड के, उन्होंने लगातार जंगलों को बचाने की बहुत एक मुहिम चलाई है। चिपको आंदोलन फेमस आंदोलन है, वहाँ पे पेड़ों को लगाने के लिए लगातार वहाँ मुहिम चलती रहती है। अगर इसके बावजूद हम उसको जो है कि सरकारें जो है और जो सरकारी एजेंसियां जो है इसके खिलाफ काम करती रहेंगी और उसको बचाने का काम में नहीं लगेंगी और जनता अपना सहयोग नहीं करेगी, तो ये नैतिक बल बहुत जरूरी मुझे लगता है, वरना भविष्य हमारा एकदम अंधकारमय हो जाएगा। कम से कम उत्तराखंड में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल होगी आने वाले दिनों में। जी शैलेंद्र जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे यहाँ पर लेना चाहूँगा और चाहूँगा कि आप उसका बहुत ही बेहतरी से आप उसका जवाब दे पाएंगे, मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है। वो ये है कि देखिए, हमारे पास एक पूरा सरकारी सिस्टम है, सरकारी ढांचा है, हमारे पास SDRF भी है, NDRF भी है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन क्या अब वो समय नहीं आ चुका है कि हम भारत में भी अपने युवाओं को, अपनी जो भी हमारी युवा पीढ़ी है उसको भी आर्मी की ट्रेनिंग देना हम कंपलसरी करने की तरफ आगे बढ़ें? क्योंकि आपको इजराइल जैसे देश याद होंगे जहां पर हर तरह की ट्रेनिंग दी जाती है और वहां पर कंपलसरी है कि आपको आर्मी की ट्रेनिंग लेनी है। तो सोचिए, अगर इस तरह की आपदा आती है और अगर हर एक युवा हमारे देश का पहले से ही ट्रेंड है, तो इस तरह की आपदाओं को हम बहुत आसानी के साथ और बहुत ही बिना किसी बड़े जानमाल नुकसान के हम उसकी क्षतिपूर्ति कर पाएंगे। देखिए, अगर बिल्कुल प्रैक्टिकली आप बात करें तो मेरे ख्याल इजराइल जैसी सिचुएशन हमारी नहीं है। इजराइल में गिनती के लोग हैं, उन्हें कंट्रोल करना, उन्हें ट्रेन करना उतना ही आसान है। दूसरी बात, इजराइल का हर आदमी अपने सर्वाइवल के लिए फौज में जाता है, क्योंकि उनके लिए सर्वाइवल, क्योंकि उनके दुश्मन इतने ज्यादा हैं और वो खुद अपने आप में नंबर्स में इतने कम हैं कि वो हमेशा थ्रेटेंड होते। तो इजराइल का एग्जाम्पल मेरे जैसी डेमोक्रेसी के लिए इसलिए नहीं हो सकता, मेरे जैसे 130 करोड़ लोगों के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि 130 करोड़ लोगों का मैनेजमेंट बिल्कुल अलग है। लेकिन आपकी बात जिसका अच्छा पार्ट हमें लेना चाहिए, आर्मी ट्रेनिंग का मतलब सिर्फ आर्मी में जाकर ट्रेनिंग लेना नहीं होता। यही मेरा उद्देश्य था। आर्मी ट्रेनिंग का मतलब है डिसिप्लिन। सबसे बड़ी बात, अगर हमारा युवा डिसिप्लिन्ड हो जाए, डिसिप्लिन का क्या मतलब है कि भाई अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने बोला है कि पेड़ नहीं कटेगा, और अगर मैं डिसिप्लिन्ड हूँ, ना तो मैं काटूंगा, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड का आदमी आएगा खुद तो काटेगा नहीं, तो ना तो मैं काटूंगा और ना काटने दूंगा। बिल्कुल सही। और सबसे बढ़िया बात, अगर मैं इस तरह का डिसिप्लिन अपने अंदर लाता हूं तो उसका सबसे इमीडिएट जो इफेक्ट है वो मेरी नेक्स्ट जनरेशन पर जाएगा। ये युवा अगर जिंदगी में अपने उत्तराखंड के लिए, अपने एनवायरनमेंट के लिए जिम्मेदारी लेता है तो वो बड़े आसानी से अगली जनरेशन को पास करता है। प्रॉब्लम हो गई, हमारा ये जो छोटा सा गैप आ गया जिसमें हमने होड़ लगा ली डेवलपमेंट की, इनकम की, बस वहां पर सारी चीजें गलत हो गई। एनवायरनमेंट के साथ खेलना आपका हक बनता है। बिल्कुल, हम एनवायरनमेंट की गोद में खेलें, ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उस एनवायरनमेंट को तोड़ दें, ये हमारा हक नहीं है। और इस हक की लड़ाई हमारा युवा बहुत अच्छी लड़ सकता है अगर वो डिसिप्लिन हो जाए। यस, NDRF, इंडियन आर्मी, ये इको टास्क फोर्स, ये सब इसमें बहुत बड़ा योगदान दे सकती हैं लोकल्स को ट्रेन करने के लिए, लोकल्स को अवेयर करने के लिए। इसीलिए मैंने कहा आपको, र्यूमर्स में आप क्यों बिलीव करते हैं? क्योंकि आपके पास कोई रिलायबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर आपके हर आधा घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद अगर बुलेटिन ऑथेंटिक होंगे, बढ़िया होंगे, बिलीवेबल होंगे, लोगों का रूमर्स के ऊपर ध्यान जाएगा ही नहीं। भरोसा बढ़ेगा। मालूम है कि अभी अगले आधे घंटे में करेक्ट पिक्चर आ जाएगी, लेकिन अगर मैं बोलूंगा कि अगले आधे घंटे में 20 किलोमीटर की हवा चलनी है और चलती है 120 की, यहाँ से रूमर शुरू हो जाती है। बिल्कुल, युवा हमारा ट्रेंड हो सकता है एंड बहुत अवेयर है, बिकॉज आज इंटरनेट का जमाना है। इंटरनेट के जमाने में उसको सब कुछ पता है। फर्क सिर्फ है कि उसको डिसिप्लिन करना है, उसको एक चैनलाइज करना है उस एनर्जी को। उसमें जरूर आर्मी ट्रेनिंग बहुत ज्यादा काम आती है। NDRF जैसी लोकल फोर्सेस
बहुत अच्छे से इसमें रोल प्ले कर सकती हैं, जिससे कि हमारा युवा, हमारी नई सोसाइटी जिम्मेदार बने, अपनी प्रकृति के साथ ग्रो करे, प्रकृति के अगेंस्ट ग्रो ना करे। बिल्कुल ठीक है। सीएम फडणवीस, मैं आपसे यहाँ पर एक अंतिम टिप्पणी चाहूंगा कि आगे का रास्ता क्या हो सकता है जो कि पूरे देश के काम आए और हमारी सरकार और नागरिक सभी के पक्ष में हो। दरअसल मैं तो यही कहूंगा कि अपना जो है अपना एक संवेदनशील होकर अपना जो है अपना हमें अपना एक अपना आगे अपना नजरिया रखना होगा। और उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में तो मैं यही कहना चाहूंगा कि वहाँ के जो पर्यावरण है उससे ज्यादा छेड़छाड़ न की जाए। जो ये अपना जो रोडों का जाल बिछाया जा रहा है, जो बांधों का एक अपना क्रम बनाया जा रहा है, एक्चुअली इसे थोड़ा सा हट के अगर हम काम करेंगे तो वो उत्तराखंड के बेहतरी के लिए होगा और आने वाला समय ठीक ठाक। ठीक है, आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी ने बहुत अच्छी जानकारियां यहाँ पर दी और एक तार्किक विमर्श के रूप में यहाँ पर ये चीजें निकलकर सामने आई कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ उतनी ही जरूरी है जब वो पलट कर हम पर वार ना करे। तैयारी हम कितनी भी कर लेंगे, लेकिन अगर हमने प्रकृति को नुकसान पहुंचाया तो हर बार इस तरह के मंजर हमको देखने ही पड़ेंगे। फिलहाल इस पूरी पेशकश में सिर्फ इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।